सर्वप्रथम मैं सभी श्रीनाथ के इस छोटे से परिवार की ओर से आपका हृदय से अभिनंदन करना चाहूँगा। आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया, ये हमारे लिए बेहद गर्व एवं आनंद की बात है। आज का ये सत्र जो है, जिसे हम चिंतन एवं मनन कहते हैं, जहाँ पर हम हिंदी के कुछ शीर्षकों पर डिस्कस करते हैं। आज का जो शीर्षक है वो युवाओं पर केंद्रित है और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके ओपिनियन में हिंदी की क्या भूमिका रहेगी युवाओं के भावी, उनके भविष्य के लिए। हिंदी कितनी सशक्त कर सकेगी उसे। तो सर्वप्रथम मैं माथुर मैम आपसे निवेदन करूंगा कि आप स्वतंत्र रूप से अगर अपने भाव प्रकट कर सकें और हमारे छात्र छात्राओं को बता सकें। हेलो, जोहार, नमस्ते। सबसे पहले श्रोताओं को मैं जोहार कहती हूँ और फिर मंच को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात रखती हूँ सीधा। और श्रीनाथ विश्वविद्यालय जमशेदपुर द्वारा आयोजित 8वां अंतर्राष्ट्रीय श्रीनाथ वार्षिक साहित्य महोत्सव के उद्घाटन के अवसर पर आयोजकों को बधाई देती हूँ और मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि विदेशों में भारतीय भाषाओं और संस्कृति के प्रचार प्रसार में मैं स्वयं 1985 से जुड़ी हूँ, 1985 से, और 2003 से वातायन के माध्यम से हम विदेशों में हिंदी के प्रचार प्रसार में जुड़े हुए हैं। और विदेशों में हमने सैकड़ों कार्यक्रम किए हैं। अभी हाल ही में हमारे 4 सम्मेलन हुए हैं, एक लंदन में अक्टूबर में, उसके बाद सिंगापुर में और मॉरिशस, और अब दिल्ली में होने वाला है 10 से 12 जनवरी को, जिसमें आप सब लोग आमंत्रित हैं। आपको अच्छा लगेगा। एक नया तरह का कार्यक्रम है और भाषाओं को लेकर है। तो हमारे यूके में हज़ारों बच्चे हिंदी पढ़ रहे हैं, यूरोप में और यूके में, जिसको हम संचालित करते हैं। और उसमें से जो बच्चे टॉप करते हैं उसमें से हम 15 बच्चों को भारत भेजते हैं और वो यहाँ आकर भारत भ्रमण के अलावा वो प्रधानमंत्री या बॉलीवुड के अभिनेता अभिनेत्रियों से मिलते हैं जो उनकी पसंद होती है और कुछ ख़ास शहरों का भ्रमण करते हैं, जैसे बनारस, अयोध्या और संसद भवन, इस तरह की चीज़ों को। और फिर वापस जाकर वो और छात्रों को प्रेरित करते हैं कि हमें कितना अच्छा लगा, आप लोग भी हिंदी से जुड़िए। तो अब मैं सीधे इस बात पर आती हूँ कि वहाँ भी और यहाँ भारत में भी मैं अक्सर युवाओं को कहते सुनती हूँ कि हिंदी पढ़कर क्या करेंगे, या हिंदी का कोई भविष्य नहीं है, या हिंदी की जगह अगर हम स्पेनिश, फ्रेंच और जर्मन पढ़ें। और मैं सोचती हूँ कि हमारे ही बच्चे या हमारे ही माँ बाप, भारतीय माँ बाप ही यहाँ भी और विदेशों में भी इस तरह के प्रश्न करते हैं। तो ये मुझे बहुत दुखी करती है ये बात, क्योंकि जब विदेशी हिंदी सीखते हैं तो वो यह सोच कर नहीं सीखते कि हमें फ़ायदा क्या होगा। वो अपनी भाषा से प्यार के लिए सीखते हैं, बॉलीवुड से जुड़ने के लिए सीखते हैं कि हम गानों को कैसे सीखें या उसका मतलब कैसे करें और उस पर नाच गाना कैसे करें। तो वो अपने प्यार से के लिए जुड़ते हैं। और हमारे बच्चे जो है, हमारे माँ बाप को लगता है कि अरे इससे कोई और, पर मैं सोचती हूँ कि हिंदी भी तो एक आप दूसरी भाषा के रूप में भी ले सकते हैं, क्योंकि जब आप नौकरी पर जाते हैं तो हिंदी को दूसरी भाषा ही माना जाएगा ना, चाहे आपकी पहली बोली या भाषा कोई भी हो। तो अंग्रेज़ी के सिवा हिंदी सीखना आजकल बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, स्पेशली आज के समय में। मुझे लगता है कि हम यहाँ पर ही भारत में ही हम लोग हिंदी को इतना महत्वपूर्ण नहीं मानते, और राजभाषा को जानना हमारा नैतिक कर्तव्य भी होना चाहिए। और क्योंकि हमारे विदेशों में भी जो भारतीय हैं उनको जब पूछा जाता है आपकी प्रथम भाषा क्या है, तो बजाय वो हिंदी लिखने के लिखेंगे भोजपुरी, मैथिली या कुछ, तो उससे क्या होता है कि हिंदी का महत्व बहुत कम हो जाता है। तो अब ये जो कह रहे थे कि इतने करोड़ विश्व में हिंदी बोलते हैं, अगर ये सारे लोग भी हिंदी लिखने लगे अपनी प्रथम भाषा को, तो हम लोग कहीं ज़्यादा है। मुझे लगता है कम से कम दूसरी नंबर पर तो है हम विश्व के,
लेकिन हमारे इसी एटीट्यूड के कारण हम लोग पिछड़ जाते हैं। और हमारी हिंदी मतलब भाषा और संस्कृति हमारी एकता का प्रतीक है। अगर हम यहाँ एकता नहीं दिखाएंगे तो हम पिछड़ जाएंगे, जैसा होता रहा है कि भाषा के उस पर हमें बांटा जा रहा है। जैसे पहले अंग्रेज़ों ने बांटा, अब हम अपना आप से ही बांट रहे हैं कि हिंदी हमारी दूसरी लैंग्वेज है या हमारी पहली भाषा ये है वो है। यदि आप हिंदी को बड़ी बहन ही है ना हिंदी, हम लोग सभी भाषाओं को महत्व देते हैं। अभी हमारा दिल्ली में जो सम्मेलन हो जा रहा है वो भी भाषा सम्मेलन है, लेकिन जहाँ तक प्रथम भाषा का सवाल आता है हम लोगों को हिंदी ही कहना चाहिए। तो अभी मैं केरल विश्वविद्यालय में थी पिछले वीक, तो मैं वहाँ कोची विश्वविद्यालय में, तो मैं वहाँ पे मिली। मैं हैरान हो गई, जो तमिल के विद्वान लोग थे वो कितने अपनी भाषा से कितने ज़्यादा प्यार करते हैं और इतने जोश से वो अपने भाषाई कौशल को निखारते हैं। ऐसा ही जुनून हम में हिंदी के लिए क्यों नहीं है? तो हिंदी हमारा संस्कार है, हमारी पहचान है, और इसलिए मैं श्रीनाथ विश्वविद्यालय के बहुआयामी और दिलचस्प प्रतियोगिताओं के माध्यम से युवाओं का हिंदी के प्रति रुझान और रुचि पैदा करने के लिए बहुत अभिनंदन करती हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि महाविद्यालयों में और विद्यालयों में हिंदी आपको पढ़ाई जाती है। विदेशों में हिंदी हमारे स्कूलों और महाविद्यालयों की भाषा नहीं है। वहाँ पे हम लोग मंदिरों, गुरुद्वारों और चर्चों में पढ़ाते हैं, स्वयंसेवक पढ़ाते हैं बिना वेतन के। तो हमें मालूम है कि हिंदी का क्या महत्व है, और बच्चे पढ़ते हैं, बड़ी खुशी खुशी आते हैं। पूरा 5 दिन स्कूल में पढ़ने के बाद वीकेंड पर वो हिंदी सीखते हैं। तो इतना मतलब महत्व हम लोग समझते हैं वहाँ पे, और हम अपनी इसके कारण ही हम अपनी ज़मीन से जुड़ा महसूस करते हैं। और विदेश में हम रहने की हिम्मत इसीलिए जुड़ा पाते हैं। हमारे भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, हमें भी बहुत कठिनाइयाँ होती हैं, हम लोग बहुत मिस करते हैं अपने परिवार को, स्पेशली जब कोई शादी होती है या कोई अनुष्ठान होता है या तीज त्यौहार होते हैं, तो हम लोग बहुत मिस करते हैं। पर हम आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए हम लोग जुड़कर रहने की वजह से हम लोग खुश हैं वहाँ पर। आज हिंदी में करियर बनाने की अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि भारत समूचे विश्व के आकर्षण का केंद्र है। वैश्वीकरण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तकनीकी विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान में वृद्धि के चलते अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में हिंदी भाषा में दक्षता की मांग बढ़ रही है। अब यह अभिव्यक्ति की भाषा के साथ साथ ज्ञानार्जन, बाजार और व्यापार की भाषा के रूप में दैनंदिन व्यापकता पा रही है। इंटरनेट, सोशल मीडिया पर हिंदी में सामग्री की उपलब्धता ने हिंदी की वैश्विक पहुंच को बहुत आसान बना दिया। आप कहीं भी सीख सकते हैं हिंदी मीडिया के माध्यम से। हम लोग वैश्विक हिंदी परिवार चलाते हैं, वहाँ पर मुफ्त शिक्षा, हिंदी की शिक्षा दी जाती है, जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के अध्यापक हिंदी पढ़ाते हैं। तो अगर यदि आपको उससे जुड़ना हो तो आप वैश्विक हिंदी परिवार की साइट पे जाइए और उन कक्षाओं से जुड़िए। कोविड काल के दौरान डायस्पोरा में जितने लेखकों का उदय हुआ शायद ही कभी हुआ हो, और विदेशों में भारतीयों का मान सम्मान बढ़ा है, इसलिए अब वे हिंदी बोलने में गर्व महसूस करते हैं। जैसे पहले हमको लगता था कि हिंदी बोलना या हम लोगों को अपना कमतर लगता था, लेकिन आज हम हिंदी बोलकर अपने को बहुत प्राउड महसूस करते हैं वहाँ पर। और क्योंकि हमें लगता है कि हमारा देश इतना अच्छा कर रहा है, तो हमें उसके लिए इसके बाद से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है कि हिंदी भाषा मात्र न होकर एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और आर्थिक शक्ति भी है। हिंदी साहित्य और कला से परिचय युवाओं को गहरी सोच और विचार करने की क्षमता की विकसित करने में मदद करता है। आज छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुवाद, शिक्षा, फिल्म, मीडिया, साहित्य, संस्कृति जैसे क्षेत्रों में प्रचुर अवसर मिल सकते हैं। अच्छे संवादकर्ता पॉडकास्ट, ब्लॉग के माध्यम से शोहरत और पैसा कमा रहे हैं। आपने देखा होगा कि बहुत लोग आजकल युवा लोग इतने प्रचलित हो रहे हैं और काफ़ी वो पैसा भी कमा रहे हैं।
हिंदी किसी की अनुशंसा से नहीं अपितु अपनी शक्ति से संयुक्त राष्ट्र की भाषा बन सकती है। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है अनुशंसा करने की कि हम हमारी हिंदी को यहाँ पहुँचाओ वहाँ पहुँचाओ। भारत अब विकास के मार्ग पर अक्सर है। देर सवेर से ही सही सबको स्वीकार करना होगा कि हमारी भाषा को, हमें, हमारी संस्कृति को, क्योंकि वो आखिर पश्चिम का ज्ञान भी तो एक हद तक संस्कृति हिंदी हमारे भारत से ही तो आया है। तो हमें इस बात के लिए बहुत अभिमान होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए। आज विश्व भर में हिंदी और अन्य भाषाओं तथा भारतीय संस्कृति के संबंध में महत्वपूर्ण कार्य और अध्ययन हो रहे हैं। भारतीय भाषाओं और संस्कृति के विश्व में प्रचार प्रसार के लिए हमें आपके द्वारा आयोजित ऐसे ही कार्यक्रमों की आवश्यकता है, जो इसमें मुझे आज बहुत सारे नए आइडियाज़ मिले। जैसे ये कॉमिक्स का है, तो हालांकि हम लोग वहाँ कॉमिक्स पढ़ते हैं बच्चे, लेकिन हिंदी में नहीं पढ़ते। तो ये बहुत अच्छे आज सुझाव मैंने यहाँ पर मुझे सुनने को मिले, तो हम लोग भी उसको वहाँ पर करेंगे। और हालांकि हम लोरी विदा जैसे तक तो नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि हमारा हिंदी का स्टैंडर्ड बहुत इतना हाई नहीं है, लेकिन हाँ, हम लोग बाकी की चीज़ों को अपना सकते हैं और हम करते भी हैं, अंताक्षरी के माध्यम से, फिल्म्स के माध्यम से। और अब बहुत बहुत हमारे पास सामग्री है जिसके द्वारा हम बच्चों को प्रेरित करते हैं और प्रतियोगिताएं करते हैं। और ऐसे कार्यक्रमों से हमारा एक इंटरनेशनल थिंक टैंक भी विकसित होता है। जैसे आज मैं मिली आपके लोगों से, हालांकि मैं चाहती थी कि मैं एक पूरा दिन छात्रों के साथ गुजारूं, क्योंकि मेरा इतना लंबा अनुभव है 76 साल का कि बच्चों के साथ, कि छात्रों के साथ, कि कैसे मैं अपने अनुभव बांटूं और बताऊं कि जीवन को कैसे जिया जाता है, कि इतना बीमार होते हुए भी और इतनी उम्र होते भी मुझे लगता है कि मैं अभी भी युवा हूँ। मुझे नहीं लगता कि मेरी उम्र इतनी बड़ी है। तो मतलब आप मेरी बात वो लोग ज़्यादा समझेंगे और जानेंगे अगर मैं आपसे अलग से बात कर सकूं। और मेरा यहाँ आने का मकसद भी यही था। लेकिन अब अच्छा हुआ कि मेरे इतने सारे लेखकों से और प्राध्यापकों से भी मुलाकात हुई, क्योंकि उनके ज़रिए से मुझे उन तक पहुँचने की भी मौका मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे उसमें आप ज़रूर भाग लें, और मैं आपका बहुत इसी महत्वपूर्ण कार्य इसी उत्साह और लगन के साथ ये जारी रहे, और मेरी समस्त शुभकामनाएं आपके साथ है। और इन्होंने पूछा था कौशिक जी ने कि इम्प्रेसारियो का क्या काम होता है, तो मैं बता दूं कि मैं एक इम्प्रेसारियो पहले हूँ, उसके बाद लेखिका या जो भी हूँ। तो इम्प्रेसारियो का मतलब बड़ी बारीकियों को देखने का होता है कार्यक्रम के दौरान। जैसे आज का मैं उदाहरण दूँ तो जो योग से संबंधित जो प्रस्तुति थी, उसमें मुझे एक कमी लगी। इतनी खूबसूरत प्रस्तुति थी, पर मुझे कमी लगी कि छात्रों में मुस्कुरा नहीं रहे थे। वो बहुत सीरियसली ले रहे थे उसको। तो आप किसी भी चीज़ को सीरियसली मत लें, उसको आप सहज लें, ताकि हमें भी अब इतना योग देख के हमें स्फूर्ति मिलनी चाहिए थी। लेकिन मैंने देखा कि वो लोग मन से, जैसे हालांकि वो मन से कर रहे होंगे, इतना खूबसूरत कर रहे हैं, लेकिन चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट लाएं, थोड़ा सा दिखाएं हम एंजॉय कर रहे हैं, ताकि ऑडियंस भी वही एंजॉय करती है जो देखती है। अगर मैं मुस्कुराऊंगी तो आप भी मुस्कुरा देंगे। अगर मैं सैड सी खड़ी हूँ तो नेचुरली आपका भी उत्साह थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये मेरा काम है, और जिसके लिए हम पूरे विदेशों में ये करते हैं काम। और हमारे इसमें बहुत सारे युवा वर्ग जुड़े, और क्योंकि हमारी भविष्य तो वही आप ही लोग हैं, तो आप इससे जुड़े और हमारे साथ दें। और प्रवासी साहित्य पता नहीं आप में से कितने लोगों को पढ़ा है, तो आपको भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा हमारे लेखन से, कि क्या हमारा जो प्रवासी साहित्य है वो एक नई संवेदना, नया परिवेश, नई जीवन दृष्टि और नए सरोकारों के न केवल मार्ग दिखाएगा आपको, अपितु समावेशिता, वृद्धि, समृद्धि और विश्वास का वातावरण पैदा करेगा। 3 साल पहले मैं विश्व भ्रमण पर निकली थी, तो बहुत देशों में मैंने देखा कि मेरे स्वागत हिंदी भाषियों ने नहीं, बाकी भाषा भाषियों ने भी किया।
जो स्वयं हिंदी सीखना चाहते हैं। इससे अधिक प्रसन्नता की बात क्या होगी। तो मैं एक बार फिर आपको अभिनंदन करती हूँ और धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। पहली बार जब आप यहाँ आई तो मुझे लगा कि आप 3 गुना लगान तरह से एक्सेंट के साथ हिंदी में बात करेंगे, क्योंकि आप इतने वर्षों से वहाँ रह रहे हैं। आप कई जगह जा चुके हैं। आप अमेरिका, यूके में तो वहाँ पर रहती ही हैं, सिंगापुर, आपने कहा मॉरिशस, शायद यूरोप में भी आप स्पेन या फ्रांस गए होंगी। तो कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर झारखंड में, और झारखंड के जमशेदपुर शहर के धिंदली, जो एक आप कह सकते हैं थोड़ा पहले रिमोट जगह हुआ करता था। एक नई जगह है मेरे लिए और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है नए लोगों से मिलकर, और बहुत सारे मित्र लोग भी हैं जिनसे मैं ऑनलाइन मिल चुकी हूँ, अब प्रत्यक्ष मिल रही हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है। और कुमुद जी तो दोस्त हैं ही, और इनसे मैं इंस्पिरेशन लेती हूँ। इतना अच्छा बोलती है ये, और मैं बिल्कुल उल्टी हूँ। मैं बहुत अच्छी वक्ता नहीं हूँ और मेरी अपना बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि मुझे कैंसर की सर्जरी का ऑपरेशन हुआ है, तो मेरा उच्चारण बहुत सही नहीं है। तो मैं आप सबसे मिलके और इन लोगों को सबको सुनकर प्रेरणा मिलेगी कि मैं और कॉन्फ्रेंसेस में भाग लूँ, जिसमें मैं लिया नहीं करती अक्सर। मैम आप डेफिनेटली एक प्रेरणा के स्रोत हैं। मुझे बहुत बहुत आपसे मुझे आइडियाज़ मिले हैं, जिसको मैं वहाँ जाकर हम लोग उसको उसमें प्रैक्टिस में लाना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। मैडम आपने अपना जो जी आपसे कुमुद शर्मा मैम, तो आपने अपने पीएचडी का जो टॉपिक, जो शीर्षक चुना था वो कविताओं के ऊपर था। तो आज के युवाओं को जब आप देखते हैं यहाँ पर, ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन भी ऐसे जो सोशल नेटवर्क पे विश्वास करती हैं और वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देती हैं। यानी आज आपने एक कविता दिया, वो इमीडिएटली प्रकाशित भी हो गई, लोग देख भी लिए और करीब 100 लोग उसको लाइक भी कर दिए। तो क्या आप उसमें बिलीव करती हैं, या कविता जो लेखन में एक गहराई जो होनी चाहिए, क्या आप उसको मिस करती हैं आज के युवाओं में? पहले तो मैं यहाँ जो युवा हैं उन सबसे कहना चाहूँगी कि एक पोल पट्टी मैं आपके एंकर की खोलने वाली हूँ आपके सामने। ये आए सुबह मेरे पास बोल, मैडम ऐसा है, मैडम ऐसा है कि आपसे मैं ना 1-2 सवाल पूछूंगा और बड़े आसान सवाल पूछूंगा। बड़े आसान से सवाल पूछूंगा। तो मैंने कहा कि भाई ये चिंतन मनन का सत्र है, ये संवाद का सत्र है, हम तो आए ही युवा पीढ़ी से संवाद करने के लिए हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी आप खुल कर के प्रश्न करें, आपके एंकर करें ना करें, लेकिन आप लोग खुल कर के प्रश्न करें। दूसरी चीज़ जो जहाँ से आपने शुरू किया है, भाषा से आप साहित्य पर आ गए सीधे, कि जो युवा पीढ़ी है यहाँ बैठी है और हम लोग के पास भी, हम भले ही जो है वरिष्ठ नागरिकों की, मतलब मैं तो उसमें श्रेणी में शामिल हो ही गई हूँ, वो भी जो है इंटरनेट का पूरा संजाल हथेली पे लेकर के चलते हैं। होटल में आई तो वहाँ पे नेटवर्क ठीक से नहीं आ रहा था और वाईफाई नहीं जुड़ पा रहा था ठीक से, तो मुझे बहुत झुंझलाहट भी हो रही थी कि क्या करूँगी, रात में जगने की आदत है, कुछ लिखना है, कुछ पढ़ना है। तो खैर, यानी मैं भी उसके साथ कदम से कदम मिला कर के चल रही हूँ, क्योंकि ये मानिए कि जब भी नई टेक्नोलॉजी आती है, और ये डिजिटल युग है, न्यू टेक्नोलॉजी का युग है, अगर आप उसके साथ कदम ताल नहीं करेंगे, तो किसी ने कहा है कि अगर आप स्टीम रोलर का पार्ट नहीं हैं तो आप सड़क का पार्ट बन जाएंगे और आपको कुचल दिया जाएगा। तो सोशल मीडिया के साथ या नई टेक्नोलॉजी के साथ, डिजिटल मीडिया के साथ कदम ताल करें आप, और बखूबी कदम ताल करें, क्योंकि आपको करना पड़ेगा। जहाँ तक जो सवाल आपने किया है कि आज तुरंत आपने कुछ लिखा हमारी युवा पीढ़ी ने, और अक्सर जब आप साहित्य की तरफ आते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों पर काम किया जो कि साहित्य से बहुत समय से जुड़ी हुई हूँ, अध्यापन से भी जुड़ी हुई हूँ, तो मैंने ये पाया है
कि ज़्यादातर लोग जब साहित्य लेखन के क्षेत्र में आते हैं तो एक जो युवा होता है, किशोर होता है और प्रेम में पड़ता है और प्रेम से उसकी कविता उपजती है। कभी प्रेम जो है मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है, तो जो यातना की ज़मीन है वहाँ से कविता पैदा होती है। तो इस तरह की चीज़ें अगर किशोर में, युवा में आती हैं तो तुरंत वो अभिव्यक्ति उसकी होती है। हमारे टाइम में ये होता था कि आपको उस अभिव्यक्ति के लिए किसी संपादक के पास जाना पड़ता था। संपादक की मर्जी है, संपादक जो है अपना शहंशाह भी हो सकता है, तानाशाह भी हो सकता है, आपको छापे ना छापे। लेकिन आज इस युवा पीढ़ी के पास ऐसी शक्ति आ गई है कि आप अपने क्रिएशन को तुरंत लोगों के सामने ला सकते हैं। और ये ऐसी सड़क है जिस पर कोई टोल टैक्स नहीं लगता है। किसी की गाड़ी छोटी हो, किसी की बड़ी हो, अब आप मेरा उत्तर समझ गए होंगे, वो अपनी गाड़ी वहाँ पर ले आ सकता है। हो सकता है कि जिसको आप हल्की कविता समझ रहे हैं उसके भी प्रशंसक मिल जाएं, जिसको आप गहरी कविता समझ रहे हैं हो सकता है उसको प्रशंसक ना मिले। तो अब जो है ये जो डिजिटल युग है इसमें आपके साहित्य को, वैसे भी आजकल रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी का युग है। अगर आप दिखेंगे नहीं, आप बोलेंगे नहीं, आप की पहचान नहीं होगी। तो वहाँ आपकी थोड़ा लिखते रहेंगे, प्रशंसक बनते रहेंगे आपको, तो वो डिजिटल दुनिया ही में आप जो है परिचित हो जाएंगे और अपनी पहचान आप बना सकते हैं। इतनी शक्ति तो इसने दी है। धन्यवाद मैम। जैसा कि आपने कहा कि कविता लिखने के लिए शायद आपको प्रेम में पढ़ना नहीं, ज़रूरी नहीं है। मैंने कहा कि अधिकांश लोग, और अगर प्रेम में वियोगी होगा पहला कभी, आज से उपजा होगा गान, तो आज जो होती है जी तो मैं कहीं कवि ना बन जाऊं तेरे प्यार में। तो ऐसा ही कुछ है कि जब हम कविता लिखते हैं, अगर किसी प्रेयसी के बारे में लिख रहे हैं तो वो हमें हर जगह दिखती है, खास करके फेसबुक में तो दिखी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आप जब कविता के बारे में कभी भी कविता लिखते हैं तो एक शांत वातावरण में लिखते होंगे, ऐसे भीड़ भाड़ में तो नहीं लिखते होंगे। हमारे बीच एक ऐसी कवयित्री यहाँ बैठी हैं जो ट्रैफिक में गाड़ी के अंदर बैठकर फेसबुक में देखती हैं कि उनके किसी मित्र ने अपने सहेली के बारे में कुछ लिखा है और उनसे उनको इंस्पिरेशन मिलता है और वो एक कविता लिखती हैं, काकेन काकेन, शायद यही है, गालों में लिखा गया है। तो मैडम उसको थोड़ा सा और बताइए ताकि हमारे यहाँ जितने प्रेमी युवा बैठे हुए हैं, अगर वो किसी को इंस्पायर होकर उनके लिए लिखना चाहे तो वो ट्रैफिक में क्या, रेलवे स्टेशन में भी कविता लिख सकते हैं। सबसे पहले जोहार सभी को। मैं सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं कोई कवयित्री नहीं हूँ। हाँ, ट्रैफिक में मैंने जो काकेन काकेन क्योंकि अभी कुमुद मैडम ने बोला ना कि उन्होंने बताया कि आजकल इंटरनेट का ज़माना है, यहाँ में कुछ भी चीज़ तुरंत वायरल हो जाता है। शायद मेरा भी ऐसा ही हुआ है। मैं उस राज्य से आती हूँ जिसे हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश से, जिसकी जनसंख्या ही 18 लाख ऐसे है, जिसमें से 1.5 लाख मेरी गालोस जनजाति के हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमारे अरुणाचल में, आप सभी जानते होंगे और जो नहीं जानते हैं उनके लिए भी बता दूँ कि अरुणाचल में मुख्य जो है 26 जनजातियाँ हैं और उसके भी 100 से अधिक उप जनजातियाँ हैं। सबकी बोलियाँ अलग अलग हैं। हम अरुणाचल प्रदेश में रह के भी हम एक दूसरे से बातचीत करें, उनके बात हम समझ नहीं पाते, उनकी बोलियाँ हमें समझ नहीं आती, तो हम क्या करते हैं कि हम हिंदी में ही आपस में बातचीत करते हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो वर्ग तो अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं और राजभाषा तो हमारा अंग्रेजी है, लेकिन सभी चीज़ जो है कार्य व्यापार वो हमें हिंदी में होती है। लेकिन हमारी हिंदी क्या है कि क्योंकि ये हिंदी जो है साक्षर निरक्षर सभी की भाषा बन गई है, तो एक अलग हिंदी वहाँ बन के आ गया है जिसे हम लोग अरुण हिंदी या अरुणाचली हिंदी कहते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा व्याकरणिक दोष आपको मिलेंगे कि हमारे वहाँ लिंग भेद नहीं होते हैं। मैं जैसे बात करूँगी तो मैं खाना खाऊँगा, मैं सोऊंगा,
इस प्रकार की हिंदी हो गई है। शायद मेरी बातों में भी वो अरुणाचली हिंदी आ जाए, उसके लिए मैं अग्रिम क्षमा चाहती हूँ। मैम यहाँ पे भी बांग्ला में, उड़िया में, शायद ओहमिया में, जी। असम में भी लिंग का यूसेज नहीं होता है। हाँ। तो ये निश्चिंत ही डेफिनेटली ये एक मुश्किल चीज़ है। बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें ना, विरोधाभास शब्दों का भी बहुत कुछ होता है। जैसे कि हमें कोई लड़की बहुत सुंदर लगता है, बहुत सुंदर नहीं, हम कहेंगे कि भयानक सुंदर है वो लड़की। हाँ, और उतनी भयानक गाया, उसने भयानक एक्टिंग किया इस प्रकार से। और हम स्ट्रेस देते हैं ना किसी चीज़ को, तो मतलब मैं बहुत दूर से आई हूँ, मैं बहुत दूर से आई हूँ, दूर है मेरा, इस प्रकार से हमारी हिंदी होती है। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। अब मैं बात काकेन पर बात हुई है, तो क्या होता है अरुणाचल प्रदेश में वो जो ये राज्य जो परिवहन की जो होती है कि हाईवे वगैरह अच्छा नहीं है, वहाँ में एक जगह सही रहता है तो दूसरी जगह में वो, ये तो ट्रैफिक इतनी ज़्यादा अब नहीं है। ये लिखा मैंने शायद 2 साल पहले 3 साल पहले था, अब तो बहुत काफ़ी सुधार आ गया। तो मैं ट्रैफिक में बैठी बैठी मैं क्या करूँ, तब मैंने ऐसे फेसबुक ओपन किया, तो मेरी एक वो भी प्रोफेसर है, सहेली है, उन्होंने अपना फ़ोटो अपलोड किया था। मैंने लिखा अपने ही बोली में, ngok ajen काकेन काकेन। ngok ajen यानी मेरी सखी सहेली बहुत सुंदर है, उसके लिए मैंने काकेन काकेन। तो ट्रैफिक में क्या झुंझलाहट में पढ़ने से अच्छा तो है ना कुछ करे। मेरा मन में पता नहीं उसमें राइमिंग ही आएगा कि ngok apuk meken meken, यानी मेरा मन भी मतलब बहुत उसको देख के, उसकी खूबसूरती को देख के मैं भी बहुत प्रसन्न हो गई हूँ। इस प्रकार से मैंने राइमिंग ऐसे बनाया। तो आपके यहाँ से ही, रांची से वंदना टेटे मैडम है ना, मैडम ने मुझे फेसबुक में बोला तुम इसका अनुवाद मुझे भेजो। इस प्रकार से ये अनुवाद होकर निकला। पता नहीं किसी ने कहा कि मुझे ये गाना है। एक्चुअली ये कविता भी मतलब वो श्रृंगार की कविता है, श्रृंगारिक है। 2020 में मैं बहुत लंबी जा रही है मैं 2020 में मेरा एक उपन्यास आया था। अभी आपने आपने हमें परिचय में भी बताया कि मुनाम यानी जो हमारे विचार होते हैं या कभी कभी पछतावा भी होते हैं। मैंने उनसे भी मतलब उसके जो प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम ही मैंने वो मुनाम रख दिया था। तो मुनाम एक आदिवासी स्त्री की संघर्ष कथा, इसमें हर प्रकार के संघर्ष है, कई सारे पात्र हैं, उन लोगों का चरित्र चित्रण करते करते कहीं ना कहीं मैंने पुरुष समाज को बहुत ज़्यादा मतलब उसके ऊपर ताने मार दिए हैं, ऐसा ही कहो। तो मुझे लगा कि इसमें बैलेंस कर दूं कि मैं इसको मतलब मेल वर्जन में मैंने लिखा है इसको। ये कविता जो है कोई ये कि युवती की लड़की की नहीं है, तो वो है इतना भी इसे सुना पाएंगी आप अभी? तो मैं बिना चश्मा के तो नहीं होने वाली, 2 मिनट लेती हूँ। अगर आप पहले उसको गालों में सुनाएं और फिर उसका हिंदी अनुवाद करें तो दोनों का मज़ा, दोनों का आनंद उठा सकें कि कितनी भयानक कविता आप लिखते हैं। चलिए। सबसे पहले तो गालों में सुनाती हूँ। ngok ajen kaken kaken, ngok apuk meken meken. Kopu raruga, kopu dardana gaiba, kote raruga, kote dardana gaiba. Apu narulok, apu loda gaiba, anararulok, loda na gaiba. Ngok ajen kaken kaken, ngok apuk meken meken. Gumin lukum dagelo, hoin lukum dagelo, nali narulok kabayanano, nali narulok kabayanano, nango narulok kabayanano. Takar narulok abayana gaiba, lo narulok pabayana gaiba, ngok ajen kaken kaken, ngok apuk meken meken. Nok nyirsum komum la nyirnamja egala, nok ai kamekla kanamja egala, ngok bedu opoem pingum mogeva, ngok opoem pinar mogeva, ngok ajen kaken kaken, ngok apuk meken meken. इसकी जो हिंदी अनुवाद मैंने करने का प्रयास किया है, इसमें जो आपने मेखला कहा, क्या ये बादल? भाव बता दें, भाव हमें अच्छा लगेगा। हाँ जी, इस कविता के भाव हाँ वो मैंने उसका सीधा हिंदी अनुवाद करने का प्रयास किया है। वो इस प्रकार है। मेरी प्रिया कितनी सुंदर,
मेरा मन भी हुआ प्रसन्न। कोपू के पत्तों में सबसे प्यारी कोपू हो, कोते के पत्तों में सबसे अच्छी कोते हो। यहाँ मैं कोपू के बारे में थोड़ा बता दूँ कि कोपू एक प्रकार के पत्ते होते हैं, अरुणाचल में ये बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ पर क्या होता है कि हम खेतों में जाते, कृषक वर्ग समाज है, तो वहाँ हम लोग उस पत्ते में दिन का, दोपहर का भोजन वगैरह लपेट के हम लेकर जाते हैं। तो वो कोपू है, उसकी जो अनुष्ठान वगैरह में उसका भी प्रयोग बहुत होता है। जब शादी होती है, रीति रिवाज होते हैं, तो उसके कोपू के जो कोपले होते हैं उसका बहुत महत्व होता है। तो वर और वधू को उसका आदान प्रदान करने दिया जाता है, जिसमें लोग गायिका पीछे से गाती है कि ये कोपू मैंने ऐसे जगह से चुन के हमने लाया है जो जहाँ में आंधी तूफान का या कीटाणु का किसी का भी वो पहुँच नहीं है। ऐसे मैंने मतलब लड़की का और कोपू का पत्ते जो है, कोपले हैं, उसकी तुलना करते हैं। तो इसलिए अगर कोई खूबसूरत युवती होती है तो कोपू को तो ये आ ही जाते हैं ना। तो और एक आगे बता दूं कि फूलों में सबसे प्यारी फूल सी हो तुम, कलियों में सबसे अच्छी कली हो तुम। मेरी प्रिया कितनी सुंदर, मेरा मन भी हुआ प्रसन्न। महिलाओं के भीड़ में भी तुम सबसे अलग दिखती हो, तारों के बीच में ध्रुवतारा सी लगती हो। रोशनी में तुम सबसे ज़्यादा रोशन हो, चमक में भी सबसे ज़्यादा चमक तुझ में है। मेरी प्रिया कितनी सुंदर, मेरा मन भी हुआ प्रसन्न। जब तुम होले होले मुस्काती हो, शोखियाँ घोलती हुई हंसती हो, मेरी ओर तिरछी नज़रों से देखती हो, मेरे तन बदन में सिहरन पैदा कर जाती है। मेरी प्रिया कितनी सुंदर, मेरी प्रिया मेरी सखी बहुत सुंदर, जिसे देख मेरा मन हो जाता है प्रसन्न। मैंने एंड में थोड़ा सा मिलाने के लिए कोशिश किया कि मेरी सखी। बहुत बहुत खूबसूरत मैम। वैसे तो मेरी गर्लफ्रेंड भी यहाँ बैठी हुई थी, वो भी बहुत खूबसूरत है। अच्छा, आपसे मिलवाएंगे जब शायद मन से उतरने के बाद। एक इंटरव्यू में, एक साक्षात्कार में, जब मोर्जुम मैडम से एक लेडी ने पूछा था कि क्या आपको लगता है किताबें बिकती हैं, तो मैडम ने कहा था कि दारू होती तो बिक जाती, किताबें बिकने में समय लगता है। तो कुमुद मैम, आपको क्या लगता है कि आज के युवाओं में समय और धैर्य की कमी है या फिर? नहीं, आपने आपका सवाल क्या, आपने कहा एक तो सवाल आपका किताबें बिकती या नहीं बिकती हैं, फिर आपने कर दिया युवाओं में धैर्य। किस संदर्भ में पूछ रहे हैं युवाओं में धैर्य? किताबें बिक जाएं जल्दी, क्या वो किताबें पढ़ते हैं? क्या वो किताबें खरीदेंगे? ये युवा ही हैं जो अल्टीमेटली वो किताबों को खरीदेंगी और पढ़ेंगी। देखिए, ऐसा है कि जो पहला आपका सवाल है किताबें बिकती हैं या नहीं बिकती हैं, तो मैं बता दूं, अगर किताबें बिकती नहीं ना तो सारे प्रकाशन संस्थान बंद हो जाते हैं, है ना। तो प्रकाशन संस्थान जो है लगातार खुलते जा रहे हैं, बंद नहीं हो रहे, तो किताबें बिकती हैं, है ना। और जहाँ तक आपका जो सवाल है कि युवाओं में क्या उतना धैर्य है, एक तो ये सवाल आपका इस संदर्भ में हो सकता है कि जब वो लिखते हैं और उनकी किताब प्रकाशित होती है तो बिकने के संदर्भ में आपका सवाल है, या फिर ये कि किताबें खरीदते नहीं हैं, जैसा आपने कहा। दो चीज़ें हैं। तो एक तो ये है कि मैं कहना चाहूँगी कि युवा हमारे किताबें खरीदते हैं, ये बड़ा भ्रम है कि लोग किताबें खरीदते नहीं हैं। क्योंकि विश्व पुस्तक मेले में जब दिल्ली में लगता है और मैं जाती हूँ तो वहाँ बहुत भीड़ मिलती है, और युवा, ये ठीक है कि वो मौज मस्ती भी करते नज़र आते हैं, लेकिन वो किताबें भी खरीदते हैं। किताबें कौन सी खरीदते हैं, कौन सी पढ़ते हैं, ये विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन वो किताबें खरीदते हैं, ठीक है। और अगर कोई युवा लिख रहा है और उसमें धैर्य की कितनी कमी है या कितना धैर्य उसमें होना चाहिए, तो ये मान के चलिए कि रातों रात तो कोई स्टार नहीं बनता है। कई बार जैसा कि अभी बात आई कि कई चीज़ें वायरल हो जाती हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन और वो जो वायरल होती हैं मतलब उसमें कुछ बहुत दूर तक जाती हैं, कुछ बड़ी क्षणिक होती हैं, 1 महीने चलता है, 2 महीने चलता है, उसके बाद वो बुलबुले की तरह से वो ख़त्म हो जाती हैं चीज़ें। लेकिन अगर आपने बहुत अच्छा लिखा है, आपके पास धैर्य है, तो वो कभी ना कभी तो लोगों तक पहुँचेगा। ये तो धैर्य थोड़ा रखना पड़ेगा जी। खास कर अभी जब बुकर प्राइज़ की विजेता जो हैं वो हिंदी के अनुवादक हैं,
जी हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि सवाल क्या है आपका? आपने कहा हिंदी की जी अंग्रेजी संस्करण को मिला है। नहीं, क्योंकि अच्छा वो सवाल नहीं था, मतलब हाँ, सवाल आप ठीक से सवाल क्या है आपका? सवाल पूछिए। आज के युग में जब हमें अटेंशन स्पैन डेफिसिट होता है, क्योंकि हम लोग रील्स देखने के आदी हैं, रील्स जो कि 10 सेकंड 15 सेकंड तक होते हैं, किताब जो कि आपको 1 हफ्ते से 1 महीने तक का समय लगता है उसको पूरा करने के लिए, और कभी कभार कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो आप जहन से उतार भी नहीं पाते हैं, तो क्या उनमें वो समय है और वो धैर्य है? बहुत अच्छा सवाल, इसीलिए मैंने आपके सवाल का उत्तर दिया था कि वो क्या पढ़ते हैं क्या नहीं पढ़ते विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन ये सही है कि जो रील हैं आपकी, अब जो इससे अगर आप फेसबुक भी खोल रहे हैं तो आप देखना चाहें या ना देखना चाहें, लेकिन वो अचानक कोई चीज़ आपके सामने खुलती है तो आपको लगता है एक क्षण, मतलब ये युवाओं की हम क्या बात करें, हम ही कभी बार अटक जाते हैं वहाँ पर और पता लगता है कुछ काम करना था तो आप उससे रह गए। तो ये जो आपके सामने एक बड़ा आकर्षक सा जो एक पूरा संजाल साथ में है, उसमें थोड़ा सा आपको मुझे लगता है कि टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा लाइफ में, और टाइम मैनेजमेंट में आप उसको कितना देखें और क्या देखें, इसका भी मुझे लगता है कि ये समझ आपको विकसित करनी पड़ेगी अपने भीतर, क्योंकि ये ऐसा सवाल आपने किया है कि इसमें तो बहुत कुछ बोला जा सकता है। मैं आपको बताऊं कि इलाहाबाद में एक अस्पताल खुल गया है, एक हॉस्पिटल खुला है जिसका नाम है मोबाइल नशा मुक्ति केंद्र, और वहाँ पर जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं इसमें किशोरों और युवाओं की संख्या ज़्यादा है, और एक जो पेशेंट आई वहाँ पे और वो इसलिए एडमिट की गई कि उसकी माँ ने उनसे मोबाइल छीन लिया और वो सुसाइड करने जा रही थी। तो इस हालत में हम पहुंच गए हैं। तो और बहुत सारी जगह में अगर आप देखें विश्व में, बहुत मेरे पास जो सूचनाएं मेरे तक पहुंची हैं वो ये कि कई जगह पर जो है फास्टिंग शुरू हो गई है कि आज आप इंटरनेट से दूर रहेंगे या आज आप मोबाइल नहीं देखेंगे, हाथ में ही नहीं लेंगे, इस तरह की चीज़ें आ गई हैं। तो देखिए ये जो नई प्रणाली आपके पास है तो उसका आपको कैसे उपयोग करना है, कितना नहीं करना है, तो धीरे धीरे ये मुझे लगता है कि ट्रेनिंग भी धीरे धीरे हो जाएगी। अभी थोड़ा ऐसा है कि जब चीज़ें उसकी बहुत नकारात्मक चीज़ें सामने आएंगी, सकारात्मक भी है नकारात्मक भी है, तो ये आप अपने अपने तरीके से उन चुनौतियों का सामना करना भी आप सीखते चले जाते हैं। तो हम भी सीखेंगे, ऐसा नहीं है, और युवा पीढ़ी भी हमारी सीखेगी। पर ये बात तो किताबों से भी, मतलब आप कह सकते हैं ना कि आप बुकवर्म हैं, आप किताबी कीड़ा हैं। हाँ तो देखिए ऐसा है कि किताबी कीड़ा बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन आज की जो स्थिति है ना उसमें जो आपने पहली वाली बात कही थी, मैंने कहा कि क्या पढ़ते हैं नहीं मालूम, लेकिन किताब कई बार दिखती है उनकी हाथ में। और मैं कहना चाहूँगी कि बहुत सारे हमारे साथी बैठे हुए हैं विश्वविद्यालय से ही, वो भी शायद मेरी इस बात से सहमत होंगे कि बहुत दुख होता है हमें कई बार ये देख करके कि हमारे विद्यार्थी जो पाठ्यपुस्तक में उनका जो टेक्स्ट लगा होता है वो नहीं पढ़ते हैं, और आलोचना की पुस्तकों से वो उसके जवाब तैयार कर लेते हैं एग्ज़ामिनेशन के लिए। तो ये स्थितियाँ भी हैं, दोनों स्थितियाँ हैं। तो कुछ चीज़ें हमारे यहाँ अगर साहित्य में आप देखें तो एक रिश्ता जो एक पुल बनना चाहिए वो ठीक तरह से बनना चाहिए, वो नहीं बन पा रहा है। उसकी बात फिर कभी करेंगे कि जो पुस्तक संस्कृति के 4 घटक हैं जिसमें लेखक है, पाठक है, प्रकाशक है, आपकी लाइब्रेरी भी है, तो उन सब के बीच में एक तालमेल होना चाहिए। वो तालमेल जितना पुख्ता होगा उतना ही आपकी पुस्तक संस्कृति जो है उसका विकास होगा और वो पनपेगी। अभी तो आप जब बात कर रहे हैं तो मुझे एक गज़ल जो है याद आ रही है, किसकी, शायद गुलजार की है, कि वो है इस तरह से कि किताबें बंद हैं अलमारी के शीशों में, किताबें बंद हैं अलमारी के शीशों में, बड़ी हसरत से तकती हैं, महीनों उनसे अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें कटा करती थी उनकी मोहब्बत में अब गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दे पर। तो ये हो सकता है कि मुद्रित किताबें उनका अस्तित्व जो है
उस पर एक प्रश्न, मतलब एक चुनौती उनके सामने है। लेकिन किताबें आपके इंटरनेट पर भी हैं। मैंने अभी 2 दिन पहले अपने किसी स्टूडेंट को फ़ोन किया, मैं कहीं थी और मुझे कोई रेफरेंस चाहिए था, तो मैंने उसको फ़ोन किया। मैंने कहा बेटा तुम लाइब्रेरी में जाओ और ये किताब जो है इसका ये पृष्ठ खोल करके मुझे उसको तो व्हाट्सअप करो। तो उसने कहा मैडम लाइब्रेरी में तो नहीं मिली, लेकिन आर्काइव में जा कर के इंटरनेट से मैं तलाशती हूँ। और उसने इंटरनेट से तलाश के पूरी की पूरी किताब, उसका PDF मुझे भेज दिया और मैंने उसको इंटरनेट पर ही पढ़ा। तो किताबों की जो उपयोगिता है वो तो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन उनका रूप क्या होगा। पहले तो कभी आप भोजपत्र पर लिखा करते थे, उसके बाद स्याही से लिखा करते थे किताबें। तो मुद्रण तो चीज़ें आज हमें लगता है कि इंटरनेट पर किताबें हैं, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि ये प्रचलन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि आज के ज़माने में तो किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, कहीं कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है और ये गाना भी शायद 30 साल पुराना हो गया होगा। नहीं, एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि मैं नहीं चाहती कि मुद्रित किताबों से लोग दूर हों, क्योंकि वो एक उसको लेकर के मुझे बहुत ज़्यादा मोह है। क्योंकि किताबें जब आप पढ़ते हैं ना, हम लाइब्रेरी से कोई किताब लेते थे तो हमें ये पता होता था कि ये किताब कितने लोगों ने पढ़ी है। एक तो उससे स्टाम्प लगे होते थे इशू कराने के, दूसरा उसके पन्ने जो है उस पन्नों पर कहीं चाय के धब्बे, कहीं कॉफ़ी के धब्बे, कहीं फूल किसी ने छिपा के रखा है तो फूल का निशान भी जो है दिखाई दे जाता था। और हमारी जो अपनी किताबें उसमें प्रेमी और प्रेमिका के फूल भी छिपाए जा सकते थे, जो इंटरनेट की किताबों में संभव नहीं है। इंटरनेट पे जब आप पढ़ते हैं तो आप नंबर ऑफ़ व्यूअर्स देख सकते हैं, तो वो डिजिटली आप उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो कुमुद मैम, जब आप किसी शिक्षा संस्थान पर जाते हैं और आप एकेडमिशियन हैं, तो क्या आप छात्रों को कभी पूछती हैं कि क्या आप पढ़ते हैं, कौन से किताबें पढ़ते हैं, किस प्रकार की किताबें पढ़ते हैं? क्या आप उनको गाइड करते हैं कि आप क्यों नहीं इस किताब को पढ़िए, इस किताब में आपको जीवन का कुछ नया सीखने को मिल सकता है? देखिए, आपने जिस सवाल को जिस तरह से कर दिया है उसका रुख अब कहीं और मुड़ जाएगा। बहुत ईमानदारी से अगर इसका जवाब मैं दूं तो जब मैं क्लास में कई बार अपने विद्यार्थियों से पूछती हूँ कि भाई तुमने क्या पढ़ा, कुछ नया पढ़ा, तो 150 की क्लास हमारी होती है और उसमें से 1-2 ही कह पाता है कि हमने ये पढ़ा। और जो पढ़ा होता है उसमें वो कहते हैं कि हमने फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल पढ़ा, या हमने प्रेमचंद का कोई नॉवेल पढ़ा। तो हम कहते हैं कि भाई तुमने नया क्या पढ़ा जो इधर लिखे जा रहे हैं, या मैगज़ीन में जो छप रहा है उसमें क्या पढ़ा। तो उनके पास 1-2 के पास जवाब होता है कि कोई किताब आई, नॉवेल पढ़ लिया, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन बड़ी इस तरह की स्थितियां हैं कि बेस्ट सेलर की लिस्ट भी निकलती है। बिकती तो है, बिकती हैं तो पढ़ी क्यों नहीं जा रही हैं। तो ये बड़ा अपने आप में कंट्रडिक्शन है। तो मैंने पूछा भाई क्यों नहीं पढ़ते हो, तो उन्होंने कहा कि मैडम हम ये नॉवेल लेकर के आए थे लेकिन हमसे पढ़ा नहीं गया। तो ये सवाल है साहित्य की पठनीयता पर। इंटरेस्टिंग नहीं था। हाँ, मतलब उतना इंटरेस्ट नहीं जगा, वो हमसे पढ़ा नहीं गया। अब कई बार मैं सोचती हूँ कि पढ़ा नहीं गया साहित्य, क्यों नहीं पढ़ा गया। तो कई बार मैं अपने फैकल्टीज़, जैसे हम लोग जाते रहते हैं दूसरे विश्वविद्यालयों में, तो वहाँ भी अनौपचारिक बातचीत होती है। वहाँ भी हमने कहा कि भाई कुछ कहते हैं विद्यार्थी पढ़ नहीं रहे हैं, कहते हैं मैडम हम लोग भी नहीं पढ़ रहे हैं। तो वहाँ भी आता है कि पढ़ा नहीं गया। मैंने कहा पढ़ा क्यों नहीं जा रहा है, क्या दिक्कत क्या है। बहुत सारे ऐसे नावल हैं जो प्रसिद्ध हो गए, लेकिन उसके बारे में भी बात आई कि पढ़ा नहीं गया, पढ़ा नहीं जा रहा है। तो क्या दिक्कत कहाँ पर है? दिक्कत यहाँ पर है कि एक तो ये चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि अच्छे नावल लिखे नहीं जा रहे, सब कुछ ऐसा लिखा जा रहा है, वो लोगों के हाथों तक पहुँच नहीं पा रहे हैं।
आलोचक और साहित्य के बीच का जो रिश्ता था ईमानदार आलोचक का, वो कहीं ढीला पड़ गया है। हम सही चीज़ को पहुंचा नहीं पा रहे और आलोचना में भी वो ईमानदारी नहीं रही, क्योंकि आलोचना के नाम पे लोग प्रशस्ति चाहते हैं, प्रशंसा चाहते हैं, या कुछ ऐसी आलोचनाएं हो जाती हैं जो दोस्ती में की जाती हैं कई बार। तो सही चीज़ जो है उस, और इतनी मैगजीन्स निकल रही हैं, इतनी किताबें आ रही हैं, तो कौन अच्छा आ रहा है, और इतना आपके पास इंटरनेट का पूरा, तो सही चीज़ सही हाथों में पहुंच जाए, वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। और सब कुछ पढ़ना संभव भी नहीं होता। साल में अगर 500 किताबें आती तो 500 किताबें आप नहीं पढ़ सकते, क्योंकि जीवन की भागदौड़ है। और जीवन की भागदौड़ तो इस तरह से हो गई है आज, जीवन की आपाधापी है, हर आदमी व्यस्त है, भागा जा रहा है, विकास की दौड़ है। तो भागना अच्छी बात है, महत्वाकांक्षाओं के पीछे दौड़ लगाना अच्छी बात है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें पीछे छूट रही हैं। लेकिन आश्वस्ति ये होनी चाहिए कि आप कितना भी भागिए, कितना भी दौड़िए, लेकिन रात को जब आप बिस्तर पर जाते हैं तो पूरे दिन का घटनाक्रम आपको व्यथित करता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं, दिल में आती हैं, और वहीं से साहित्य उपजता भी है। और ईमानदार साहित्य आएगा तो देर सबेर कहीं ना कहीं वो ज़रूर पढ़ा जाएगा। धैर्य तो रखना पड़ेगा लेखक। तो आप सभी को बता दें कि यहाँ पर रचना रश्मि मैम बैठे हुए हैं। कुछ साल पहले जब कोविड का समय था, तब मैडम के साथ मैंने कोलैबोरेट किया, क्योंकि मैडम लिखती हैं। हम कोशिश करते हैं बोलने के लिए, वो जो लिखते हैं हम उसे बोलते हैं। तो एक बार शायद 1 साल बाद, 2021 की बात है, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ कॉरिडोर में उनको ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने आकर पूछा कि रचना मैम कहाँ मिलेंगी। तो विनय सर शायद यहाँ पर बैठे होंगे कहीं पर, उन्होंने कहा कि वो तो यूट्यूब में मिलेंगी, वो आजकल यूट्यूब में छाए हुए हैं। तो जब ऐसे माध्यम आपके पास है, एक और जब आप किताब हो सकता है छापने के लिए आपको संपादक के पास जाना हो, वो प्रूफ रीडिंग हो और काफ़ी समय लगता है, वहीं शायद अभी मीडियम्स हमारे पास बहुत अधिक हैं और वो डेमोक्रेटाइज भी हो गया है। इन द सेंस कोई भी अगर लिखना चाहे, जैसे आपने कहा, वो आप ऑनलाइन डाल सकते हैं। और सवाल मैडम आपसे हैं, क्योंकि आप शायद सोशल नेटवर्क का काफ़ी अधिक प्रयोग करते हैं, क्योंकि आपके एक इंटरव्यू में मैंने देखा था कि ये कह रहे थे कि उनकी जो ये काकेन काकेन शायद जो कविता थी, उन्होंने शायद फेसबुक में डाला था। फेसबुक से किसी ने बिना इनसे पूछे शायद कोई त्रैमासिक पत्रिका जो झारखंड में है, आप रहती हैं शायद अरुणाचल में, और झारखंड में वो छप जाता है, उनको पता भी नहीं चलता है, और उनको बताया जाता है कि माफ़ कीजिएगा अगर आपको बुरा ना लगे, तो आपको बता रहे हैं कि आपकी एक कविता यहाँ छप गई है। तो आप मैम, आप कितना प्रयोग करते हैं, कितना सोशल मीडिया को एज अ टूल यूज़ करते हैं, या फिर आप पुरानी जो मेथड्स है, यानी आप किसी प्रकाशन, कोई पब्लिकेशन हाउस के पास जाते हैं, उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने श्रोताओं के या जो आपके पाठक हैं उन तक पहुंचने के लिए, या आप सोशल मीडिया में एक फॉलोअर बना रहे हैं, यानी 1 मिलियन फॉलोअर्स? सबसे पहले तो मैं आपसे, जब आप कुमुद मैम से बात कर रहे थे उस समय में आपने बोला था कि आपके इंटरव्यू में देखा था कि दारू होता तो बिकता, वो उस बात को मैं रेक्टिफाई करूँगी यहाँ पर। वो ऐसा था कि अरुणाचल प्रदेश में, मैं बाद में आपके सवाल पर आऊँगी, अरुणाचल प्रदेश में एक जब कोविड के समय एक दुकान दादा कोई चला रहे थे जो कि सामान डिलीवरी करते, साथ ही साथ उन्होंने जो लोकल राइटर्स हैं उसको, तो स्थानीय लेखक लेखिकाएँ हैं, उसको प्रमोट करने के लिए वो हमसे हमारी किताबों की मांग कर रहे थे। तो मैंने 10 प्रतियां ही दी, मेरा तो हुआ, लेकिन उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि हमारे यहाँ क्या होता है ना, रीडर्स बहुत कम है, पाठक कम है। कोविड में पुस्तक, अच्छी पुस्तकें लेकर वो पढ़ सकते हैं, लेकिन वे अगर दारू होता है वो जल्दी बिक जाता है। लेकिन स्थानीय लेखकों को प्रमोट करने के लिए जो ये मेरा प्रयास है वो धीमा गति जो उसका बहुत स्लो चल रहा है, क्योंकि ये लोग पुस्तक कम खरीदते हैं। ये बात मैंने इंटरव्यू में बताया था कि उन
महाशय ने ऐसा कहा था। मैं नहीं बोलती हूँ, वहाँ भी बहुत पढ़ते माफ़ कीजिएगा, इन्होंने नहीं कहा था। मैंने नहीं कहा था, मैंने ये बताया था। तो आपने बोला कि इंटरनेट कितना यूज़ करते हैं। सवाल को मैं मतलब ये समझूं कि आपने कहा कि मैं अपनी अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, मैं लेखिका नहीं हूँ बतौर, मतलब जो नाम है ना उससे लोग समझने लगे, एक मिसकंसेप्शन ये रहा कि मतलब मैं लेखिका हूँ। मैं लेखिका नहीं हूँ। आप एक्ट्रेस भी हैं शायद। जो पहला स्किट आपने लिखा था, आप उसमें सेकंड प्राइज़ में मिला था शायद आपको। जी, यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में मुझे एक स्किट लिखने को कहा कि हिंदी विभाग को, वहाँ में क्या होता है कि हिंदी विभाग के लोग बहुत ये सब चीज़ों में मतलब आगे हैं, तो उन लोगों ने मुझे कहा कि एक स्किट तैयार करो। मैंने मुनाम का जो कुछ अंश है वो वही था, तो उन लोगों को मैंने बताया, तो ये कहने लगे कि इसका अभिनय भी आप खुद करो। तो क्या उसको तो सेकंड प्राइज़ मिला उस स्किट को, लेकिन मुझे बेस्ट एक्ट्रेस मिला था। तो वो तब की बात है, बहुत पुराने ज़माने की बात है। तो इंटरनेट में यूज़ करती थी, पहले तो बहुत करती थी। अब मेरा रिसर्च का काम भी बहुत मतलब है अभी, मतलब उसमें मुझे बहुत कुछ करना पड़ता है, तो मैं उतना यूज़ नहीं कर पा रही हूँ, फॉलोअर्स नहीं बढ़ा रही हूँ। बस जो जैसे अब मैं यहाँ आप सभी से मिली हूँ, तो मैं पक्का जाके आप लोगों को रिक्वेस्ट भेजने वाली हूँ। तो यहाँ से तो कम से कम 5000 आएंगे। एक्सेप्ट करो, रिजेक्ट करो, पर मैं भेजूँगी ज़रूर। ये ऐसे ही होता है, ताकि मैं आपसे सीख सकूँ। जैसे दोनों मैडम हैं, आप दोनों हैं, सर उधर है, BHU के सर लोग से भी मिले, सभी से मिले, तो मुझे लगता है कि ये एक माध्यम है। आप लोग हमारे लिए सेतु तैयार करते हैं, जो हिंदी भाषी क्षेत्र है उसे हिंदी के साथ एक एक्सपोजर, जो यहाँ के जो विद्वान जन होते हैं उन लोगों से मिलने का हमें वो अवसर देते हैं। तो मैं इसलिए कोटि कोटि नमन करती हूँ श्रीनाथ विश्वविद्यालय का भी। तो मैं लेखिका तो नहीं हूँ, हाँ मैं प्रोफेसर हूँ। तो बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं कभी भी, मैं जैसे मैडम ने बोला, मैं टेक्स्ट बुक ही बोलती हूँ। आजकल इन लोगों को आर्काइव में हो जो हो वो पढ़ते नहीं हैं। मैडम ने बोला जो आलोचनात्मक प्रश्न है वो तैयार कर दिया, वो पास भी हो जाते हैं, इससे वो पास हो जाते हैं। तो मैं नहीं कहूँगी उन लोगों को इसके साथ चलो, इंटरनेट के साथ आपको अभी का समय है। तो जैसे मैडम का ही रेफरेंस दूंगी कि कदम ताल करना ज़रूरी है, लेकिन आपको पुस्तक जो अच्छे पुस्तक, मैं अभी मैडम की पुस्तक भी अभी वहाँ देख रही थी, वाणी प्रकाशन से जो आता है, राजकमल प्रकाशन, ऐसे विश्वविद्यालय प्रकाशन, ऐसे अच्छी किताबें हैं, उसको भी पढ़ो ना। तो मैं आपका सवाल के साथ मेरा जवाब सही बैठ गया है, मुझे नहीं पता, क्योंकि सवाल बहुत लंबा था और मैं उसको कनेक्ट कर पाई हूँ कि नहीं, पता नहीं। माफ़ कीजिएगा अगर वो जलेबी की तरह घूम रहा था। तो रचना मैम, आपको क्या लगता है कि आप भी मैडम की तरह फॉलोअर्स बढ़ा सकेंगी अपना? यदि आपका साथ इसी तरह बना रहा जैसा पिछले 5 सालों से बना हुआ है यूट्यूब पर, तो ज़रूर बढ़ जाएगा हमारा फॉलोअर्स। लेकिन तो मैं एक सवाल करना चाहूँगी। जी बिल्कुल। कुमुद मैम से, अभी आपने कहा कि मैं जब क्लास में जाती हूँ तो बच्चे बोलते हैं कि मैं रेणु को पढ़ रहा हूँ और मैंने प्रेमचंद को पढ़ा है। इसके अलावे आज जो युवा है वो देख रहा है कि पहले जो प्रेमचंद और रेणु जी का जो समय था, उस समय उन्होंने बहुत गरीबी देखा, बहुत अभाव देखा। लेकिन आज का लेखक जिस माहौल में लिख रहा है, आपकी भी कई पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, इवन आपकी कई पुस्तकों को विश्वविद्यालयों में भी पढ़ाया जाता है। आप क्या अंतर देखती हैं उस समय में जो लेखक लिखा करते थे, जो रेणु जी का समय था या प्रेमचंद जी का समय था, और आज के लेखकों के लिए कैसा माहौल है भारत में? देखिए, जिस समय रेणु ने लिखा और प्रेमचंद ने लिखा, वो समय बिल्कुल अलग था। और ग्रामीण समाज का जिस तरह से महाकाव्य दे दिया प्रेमचंद ने, और रेणु ने जैसे ग्रामांचल पूर्णिया जिले का आप देखिए जिस तरह से पेंट किया, जहाँ उनकी सारी विसंगतियों के साथ, सारी खूबियों के साथ, जिजीविषा के साथ, आस्था और विश्वास के साथ। आज देखिए, आज साहित्य, आप जहाँ से मैं सोच रही थी कि अगर उधर चलेगी तो आपकी बातचीत लंबी हो जाएगी, नहीं पढ़ा जा रहा, या जो बात आज जो लिखा जा रहा है, चीज़ें बहुत बदल गई हैं।
क्योंकि हम पढ़ भी दूसरे नज़रिए से रहे हैं, और पढ़ आप भले ही उस नज़रिए से रहे हों, क्योंकि हमने साहित्य को आप खांचों में बांट दिया है। जब रेणु लिख रहे थे, जब प्रेमचंद्र लिख रहे थे, तो हमने कोई खांचे नहीं बना रखे थे कि ये फलां का विमर्श है, ये हाँ दलित विमर्श है, ये स्त्री अस्मिता का विमर्श है, ये किन्नर विमर्श है। तमाम तरह के विमर्श नहीं थे, ये खांचे नहीं थे। फिर भी रेणु और प्रेमचंद ने मनुष्य के जीवन की मर्मांतक पीड़ा को, विसंगतियों को, विषमताओं को पूरे यथार्थ के साथ उद्घाटित किया। लेकिन आज हमने जिस तरह से बांट दिया साहित्य को, तो उसमें हुआ ये है कि आज का जब लेखक ये देखता है, क्योंकि हम लोग सामने भी विश्वविद्यालय है, काशी बनारस और विश्वविद्यालय से मैं भी हूँ। विश्वविद्यालयों में बहुत सारा शोध होता है और बहुत कुछ हुआ, इस विमर्श चल पड़ा, तो उस दृष्टि से भी शोध हुए। तो कई बार मुझे लगता है कि शायद लेखक को भी लगता होगा कि इस दृष्टि से लिखा जाए तो शोध भी हो जाएगा, क्योंकि पहचान बनती जा रही है विमर्श की ना। तो जब आप लिखने बैठते हैं, अगर आप इस दृष्टि से लिखेंगे कि हम खास सैद्धांतिकी से साहित्य को निकाल करके ले आएंगे, तो वहाँ दिक्कत हो जाती है। वही फ्रेम है, उसी फ्रेम में आपको फिट करना है। जबकि साहित्य का कोई इस तरह का फ्रेम नहीं होना चाहिए। जो जार्गन्स में लिटरेरी जार्गन्स में भी चीज़ें चलती हैं, वो तो बहुत दूर तक नहीं जाती हैं। साहित्य जो है जीवन के सहज प्रवाह से निकल करके आना चाहिए। जब आप ये सोच लेते हैं कि मुझे इसी एंगल से लिखना है, तो बहुत सारी चीज़ों को आप उसी तरह से घुमाते हैं, नक्शा आप दूसरे तरह का बनाते हैं। लेखक को भी पता लगता है कि अच्छा ये पढ़ना है, तो इसमें भी वही चीज़ जो होगी जो इस तरह की पैरामीटर्स, इस तरह के सिद्धांत की से जो किताबें हैं, या जिस तरह उसी तरह की चीज़ इसमें भी होगी, क्या नई चीज़ होगी। तो इस तरह की चीज़ें इसने मुझे लगता है कि बहुत दबाव बना दिया है। तो आपको इससे थोड़ा सा क्योंकि साहित्य की धारा में देखिए बहुत सारे आंदोलन आए और मौसम बुखार की तरह से चले गए। कहानी में भी आया, कविता में भी आए, वो चले गए। अंततः क्या बचता है साहित्य में? अंततः बचता है मनुष्य के सुख दुख, हर्ष विषाद, आशा निराशा, और सबसे बड़ी चीज़ कि मनुष्य की जिजीविषा, जिंदा रहने की जिद। और साहित्य का पैरामीटर क्या होना चाहिए? साहित्य का पैरामीटर ये होना चाहिए कि किस तरह से वो जीवन के जटिलताओं को आपके सामने रखते हुए मनुष्यत्व की खोज के संकल्प से जुड़े। मनुष्यत्व, कुंवर नारायण मुझे याद आ रहा है, अगर पूरी कविता ठीक से याद आ गई। कविता वक्तव्य नहीं, गवाह है, कभी हमारे सामने, कभी हमसे पहले। कोई चाहे भी तो रोक नहीं सकता भाषा में उसका बयान, जिसका मतलब है पूरी सच्चाई, जिसकी कोशिश है एक बेहतर इंसान। उसे कोई हड़बड़ी नहीं कि नारों की तरह लगे, जुलूसों की तरह निकले, इश्तिहारों की तरह चिपके। वो तो बस कहीं किसी तरह आदमी की भाषा में जिंदा रहे, बस। ये कविता की शक्ति है, यही साहित्य की शक्ति है। धर्मी भारती भी याद आ रहा है मुझे। क्या हुआ दुनिया मरघट बनी, अभी मेरी आखिरी आवाज़ बाकी है। हो गई हैवानियत की इंतहा, आदमियत की अभी आगाज़ बाकी है। और साहित्य जो है वो आदमियत को आवाज़ देता है, और जब तक ये मनुष्यत्व को आवाज़ देगा, मनुष्यत्व को पहचानने की, इसकी निर्मिति की जिद पाले रहेगा, साहित्य जो है उसका महत्व रहेगा। धन्यवाद मैम जी। हम लोग मनुष्यत्व की बात कर रहे थे, तो हम लोग कृत्रिम मनुष्य से थोड़ा सा वार्तालाप भी कर लेंगे इस वक्त। तो चंद्रवंशी जी, आपके छोटे भाई चंद्र कहीं हैं? बिल्कुल तैयार है। तैयार है?
आपके चंद्रबिंदु में बहुत पसंद आए। धन्यवाद। चंद्रबिंदु बहुत अच्छे लगे। उनके मन में कई सवाल है जो उन्हें आपसे करने हैं। अच्छा ओके। पहला सवाल किसका है, चंद्र या बिंदु का? देखते हैं। हाँ, मैं भी आ गया। कौशिक भैया, मैं भी प्रश्न पूछूंगा मोरजुम मैडम से। मैडम, आप भोजपुरी लोकगीतों पर शोध कर रही हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपका पसंदीदा भोजपुरी गायक और गायिका कौन है? बुलेट सवाल है। मुझे लगता है ये बात छिपा के रखनी चाहिए थी। बहुत सारे, मैं ऐसा तो नहीं हूँ, लेकिन मैं फ़िलहाल में वो क्षेत्र सर्वेक्षण करते हुए मुझे मतलब मैं उसके बहुत सारे हैं, कहने से तो कोई पसंदीदा है, बड़ा है, छोटा, ऐसा कोई नहीं है। सभी गायिका गायक है, बहुत मेरे सब पसंद वो है। मैं लेकिन गोपालगंज ज़िले में मुझे एक किशनगढ़ में मुझे एक मिली लोक गायिका फूलपरी देवी जी। उनको सुनने के बाद उनको सुनने के बाद मुझे ना भोजपुरी से सच में बहुत प्रेम हो गया है। तो लेकिन मैं नहीं कह सकती कि फूलपरी मतलब वो क्षेत्र सर्वेक्षण मुझे अभी BHU तरफ, बनारस तरफ भी मुझे जाना है, तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं फूलपरी देवी जी का नाम लूँगी। आपके बाएं तरफ जो बैठे हुए वो भी भोजपुरी में काफ़ी कुछ लिखती हैं। तो अगला प्रश्न हमारी भाषा संगिनी बहन बिंदु के तरफ से। कौशिक भैया, चंद्र की तरह मैं भी एक प्रश्न पूछूंगी दिव्या मैडम से। दिव्या मैडम, आप लंदन में रहती हैं। भारत और लंदन के सांस्कृतिक जीवन में आप क्या अंतर पाती हैं? तो बहुत अंतर तो मैं नहीं पाती हूँ, क्योंकि हम लोग वहाँ पे इतने समृद्ध हैं भाषा और संस्कृति के लिए। मुझे लगता है कि भारत से ज़्यादा जो भारतीय संस्कृति है वहाँ पर आप देख सकते हैं, और बड़े अच्छे प्योर रूप में। आप हैरान होंगे कि पहले सिर्फ दिवाली होली मनाई जाती थी, आजकल यहाँ तक है कि आप छठ मना रहे हैं बड़े स्केल पर, पूरी नदियाँ की नदियाँ भरी हैं, रथ यात्रा हो रही है, प्रॉपर बड़े बड़े रथ। आपने तो देखा होगा शायद ट्रफालगर स्क्वायर में काफ़ी कुछ, स्क्वायर में बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, और उसमें बड़े बड़े आर्टिस्ट आते हैं परफॉर्म करने के लिए, जिनको शायद आपको मौका ना मिले, क्योंकि वो वहाँ बुलाए जाते हैं। और वहाँ पर इतना कुछ होता रहता है कि आप चाहे कि आप एक दिन फ्री मिल जाए तो नहीं मिलेगा। पूरे बर्मिंघम, लंदन, मैनचेस्टर, ब्रैडफोर्ड, सब जगह मतलब नाटक हो रहे हैं और फिल्म्स दिखाई जा रही हैं और कवि सम्मेलन हो रहे हैं वीकली। ऑनलाइन की तो बात ही छोड़ दीजिए, अब ऑनलाइन से भी हमें बहुत परिचय हुआ। तो उस परिचय के कारण हमें बहुत सारे नए लेखकों से, जैसे शाही जी से और प्रभाकर जी से हमारा ऑनलाइन कार्यक्रमों में ही परिचय हुआ। तो इस तरह हमारा वो इतना सर्कल बढ़ गया कि कोविड के बाद तो मैं हैरान होती हूँ, लगता है कि जैसे पूरा विश्व एक हो गया हो। पहले हम सिर्फ थोड़े से लोगों से मिलते थे जब कहीं जाते थे, अब हाल ये है कि हम अभी जब मिले मॉरिशस में या भोपाल में या सिंगापुर में, तो जब सबसे मिले हमें लगा ही नहीं कि हम इन्हें पहली बार मिल रहे हैं। हम पूछते हैं आराधना तुम्हें पहली बार मिल रहे हैं तो इतना क्लोज हो गए हैं। तो मुझे लगता है पूरा जो कहते हैं कि विश्व एक गाँव बन गया, वो सच है। तो बहुत जुड़ाव महसूस करते हैं। मैम, एक किस्सा आपको जो याद आ रही है बताते हैं। ऑक्सफोर्ड स्टेशन के बगल में एक डिडकॉर्ड पार्कवे स्टेशन है, तो वहाँ पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर हम जा रहे थे, तो एक करीब 80+ की लेडी होंगी, इंग्लिश लेडी थी, और वो सीढ़ियाँ चढ़ रही थी और बैग पकड़कर बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ रही थी। तो स्वाभाविक तौर पर जाकर उसको पूछे कि इफ़ यू डोंट माइंड आई कैन हेल्प यू। वो मुस्कुराते हुए बैग दे दी और उन्हें मेरी तरफ देखकर कहा डैनियल वार्ड। पहले तो हमको समझ में नहीं आया कि वो बोली क्या, एंड देन उसके बाद उन्होंने मेरे रिएक्शन को देखकर कहा कि व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक, और तब हम समझे कि वो धन्यवाद बोल रही हैं। हाँ, और एक एक सीढ़ी दो हम लोग चढ़ रहे थे, वो गिन रही थी 1, 2, 3 और 10 पर आकर उन्होंने कहा बस।
तो ऐसे भी बहुत सारे अच्छे अनुभव होते हैं जो इंग्लिश लोगों के साथ। बड़े शहरों में तो काफ़ी लोग, मेरा अपना दामाद गोरा है तो उसके परिवार है और उसके मैं बहुत लोगों को अब जानती हूँ, इसलिए मेरी अब विदेशी संस्कृति से पहली बार पहचान हो रही है। क्योंकि पहले हम उनके ड्राइंग रूम तक हलो हलो और चाय तक सीमित रहते हैं, हमें नहीं मालूम जो ये लोग क्या है, प्रवासी लेखकों से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनके बारे में क्यों नहीं लिखते। हम लिखें जब हमें मालूम हो कि उनके घर में हो क्या रहा है। वो लोग इतने टाइट अपर लिप वाले होते हैं कि हमें मालूम नहीं होता उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। हम उनके बस उपन्यास पढ़ते हैं और उसके माध्यम से हम जानते हैं कि क्या है। हमारा प्रैक्टिकल अनुभव नहीं था। तो अब जब जुड़ाव होने लगा तो अब मैंने जाना कि उनकी सचमुच क्या परेशानियां हैं क्या। और फिर ये भी बात बता दूं कि बहुत फ़र्क नहीं है, जो हमारी तकलीफ़ें हैं या जो आप कहिए कि वो सभी की एक जैसी होती है, पर ऐसा कुछ नहीं है कि हम सोचें कि वहाँ पे औरतों को बहुत बल्ले बल्ले है और यहाँ पे औरतें ज़्यादा सहती हैं या कुछ, पर बिल्कुल बहुत कुछ एक जैसा है। वहाँ पर भी इतना पढ़ा लिखा या इतना समृद्ध देश होने के बावजूद भी उनकी वही प्रॉब्लम्स है, एक दूसरे लेवल पे लगा लीजिए, लेकिन मुश्किलें वही हैं। दिव्या मैम, हमारी भाषा बहन बिंदु का एक और सवाल था। चूँकि वो बहुत शर्मीली हैं इसलिए वो बोल नहीं पाई और मेरी धर्म बहन है तो उसने कहा भाई तुम ही पूछ लेना कि अगले वर्ष, चूँकि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आयोजकों में शामिल हैं और बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन करती हैं, तो बिंदु ये चाह रही हैं कि अगले वर्ष 2025 में अगर कोई ऐसा हिंदी का कार्यक्रम का आयोजन आप कर रही हैं तो क्या आप बिंदु को एज अ मंच संचालक आप उन्हें आमंत्रित करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही सोच रही थी कि काश कि हमारा जो अब दिल्ली में सम्मेलन हो रहा है उसमें हमारी कोई मदद कर दे तो हमारा भी, मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए भाई। हमारी बिंदु और भाई चंद्र को 7 समंदर पार जाने का मौका मिलेगा दिव्या मैम के साथ। अगर बिंदु नहीं सही तो चंद्र ही सही और चंद्र नहीं सही तो चंद्रवंशी ही सही। अप्रत्यक्ष रूप से मैं अपनी बात ही कह रहा था। ओके, अगला सवाल कौन कर रहे हैं? अच्छा, चंद्र हमारे साथ हैं। अगला सवाल देखते हैं किन से वो पूछना चाहते हैं। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कुमुद मैडम से। मैडम से मेरा प्रश्न है, आज का युवा पुस्तकों से दूर हो रहा है, उन्हें किस प्रकार पुस्तकों से जोड़ा जाए? भाई आपने तो बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया। हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग किस्म की मनोवृत्ति होती है और पुस्तकों से कैसे जोड़ा जाए। मैंने कहा कि पुस्तक शायद मैं इसका जवाब पहले ही दे चुकी हूँ कि पुस्तक संस्कृति के जो 4 घटक हैं उनके साथ जितना अच्छा तालमेल होगा उतना ही अच्छा जो है ये पुस्तक संस्कृति आगे बढ़ेगी। अच्छी किताबें लिखी जाएं, प्रकाशक उसको अच्छी तरह से छापें, आलोचक जो है ईमानदार आलोचना करें, पुस्तक की सही छवि और लेखक की सही छवि जो है पाठकों के बीच में स्थापित करें और जो लाइब्रेरी हैं वहाँ पर अच्छी किताबें पहुँचें। तो धन्यवाद मैम। तो आप सभी को ये बता दें कि प्रश्नों का श्रेय मेरे को नहीं, उनको जाता है और उनके साथ जयश्री मैम, अगर आप यहाँ पर कहीं हैं। आपका जो विषय था वो ये था कि युवाओं को सशक्त बनाने में हिंदी की क्या भूमिका हो सकती है, लेकिन जब इस तरह का इंट्रैक्शन होता है तो बात कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक पहुँच जाती है। लेकिन अगर आप समाप्त कर रहे हैं तो एक अंतिम नोट मैं ज़रूर देना चाहूँगी इसी पर कि यहाँ जो युवा बैठे हुए हैं वो इस संदेश को लेकर के यहाँ से उठें कि आपको सशक्त बनाने में आज हिंदी बहुत समर्थ हो चुकी है, इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संपर्क की जो 10 भाषाएं होंगी, ये मैं भाषा शास्त्रियों के आंकड़ों के आधार पर, सर्वेक्षण के आधार पर आप तक पहुंचानी हूँ, उसमें हिंदी भी एक होगी। और इस समय हिंदी न केवल
राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। और पहचान इस हद तक बना चुकी है कि पूरे विश्व में आपकी हिंदी को शिक्षा का माध्यम होने के कारण, फलते फूलते मीडिया का समर्थन मिलने के कारण, संगीत की जो दुनिया है उसका समर्थन मिलने के कारण बहुत ज़्यादा सहयोग मिल रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि ग्लोबलाइजेशन को, जिस भूमंडलीकरण को हम ये समझ रहे थे कि भूमंडलीकरण की जो आंधी है वो हमारी भाषा और संस्कृति को उड़ा करके ले जाएगी, मुझसे भी लोग सवाल यही करते थे, तो मैं भी असमंजस में पड़ जाती थी 1991, 92, 93, 94, 95 तक। लेकिन धीरे धीरे स्थितियाँ जिस तरह से बदली हैं, क्योंकि मीडिया का असली वाहक जो है, भूमंडलीकरण का असली वाहक मीडिया है। पहले मुझसे इस तरह की संगोष्ठी में लोग सवाल करने लगे कि मैडम, ये ग्लोबलाइजेशन, ये कंप्यूटर की दुनिया, हिंदी कैसे चलेगी? लेकिन उसी हिंदी की शक्ति और सामर्थ्य थी कि उसने नए उपलब्ध जो यांत्रिक उपकरण थे उनके साथ अपना तालमेल बहुत अच्छी तरह से बैठा लिया। अब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसकी दुनिया से भी हिंदी ने अपना बहुत अच्छा तालमेल बैठा लिया है। और ये जो भूमंडलीकरण का वाहक मीडिया, जिसमें बहुत सारे हज़ारों चैनल आपके सामने, मल्टीनेशनल चैनल खुल गए, कोरोना काल के समय से जो OTT प्लेटफॉर्म आ गया, उसने आपको इतनी शक्ति आपकी हिंदी को दे दी है, हिंदी को इस तरह ताकतवर बना दिया है कि आज, क्योंकि हम आज जब ज्ञान की बात करते हैं तो उस ज्ञान की कोई उपयोगिता नहीं है जो आपको मोटा पे पैकेज नहीं दे देता। असलियत ये है, मेरी दृष्टि में ज्ञान की उपयोगिता है, लेकिन आज जो आप समझते हैं विश्व स्तर पर समझा जाता है जो मोटा पे पैकेज दे दे उसकी उपयोगिता है। तो ये हिंदी आपको कितना मोटा पे पैकेज दे सकती है, एक इसका मैं स्केच आपके सामने खींच दूँ। डीमोनेटाइजेशन होता है उस समय, एक विज्ञापन अगर आपने सुना हो, कैशलेस जिंदगी बिंदास जिंदगी। अनुमान लगाइए कि 4 शब्द लिखने वाले को, इस विज्ञापन की कॉपी अपील 4 शब्द की थी, 4 शब्द लिखने वाले को कितने पैसे मिले होंगे? मेरे युवा साथी ज़रा जवाब दें। बताओ बच्चों, कितने पैसे मिले होंगे अनुमान के आधार पर 4 शब्द के लिए? कोई बता सकता है? जोर से बताए, आवाज़ पहुंचेगी मुझ तक। कितने पैसे मिले होंगे? कितना बोल रहे हैं? 1 करोड़? नहीं, ये तो कुछ आप ज़्यादा ही अनुमान लगा रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैडम कुछ ज़्यादा ही बोलेगी। इतना ज़्यादा मत लगाइए, इतनी शक्ति एकदम से तो आप बिल्कुल आपने वहाँ चढ़ा दिया। 1 लाख? 10 लाख नहीं, 37 लाख रुपए मिले थे। क्या 4 शब्द के लिए। और एक मैं आपको बहुत प्रामाणिक अनुभव, प्रामाणिक घटना बता रही हूँ। ये जो संस्थान होते हैं फिल्म टेलीविज़न, वहाँ से एक स्टूडेंट निकलता है, अपनी माँ को फ़ोन करता है कि माँ, मेरा पासपोर्ट कितनी दिन में बन जाएगा? माँ कहती, बेटा सैटरडे संडे पड़ गया, 3 दिन तो चाहिए ही होते हैं, कैसे बनेगा? ओह। उसके बाद वो मित्र जो है, वो लड़का जो है, अपने किसी फ्रेंड को भेज देता है कि मैं नहीं जा पाऊँगा, तुम चले जाओ। वो चला जाता है। जब पूछा जाता है कि भाई इतनी जल्दी क्या थी, तो कहने लगा कि वो अभी पास आउट करके ही निकला है वहाँ से। उन्होंने कहा कि लंदन जाना था, वहाँ 15 दिन का 5 स्टार होटल में स्टे था और मुझे 5 लाख रुपए मिलने वाले थे। ये घटना मैं आज से 10 साल पहले किया, 10-12 साल पहले किया, आपको बता रही हूँ। नया लड़का, 25 साल 26 साल की उम्र थी, 15 दिन में 5 लाख की कमाई, 15 दिन तक 5 स्टार होटल का स्टे। करना क्या था? बोला कुछ नहीं करना था, क्योंकि अब जो फिल्में बनती हैं वो पाकीज़ा की तरह या मुग़ल आज़म की तरह सालों बस्ते में बंद नहीं रहती हैं। ग्लोबलाइजेशन है, अब एक फिल्म रिलीज़ होती है, वो 5 भाषाओं में, 10 भाषाओं में, निर्माता को लगता है हम तुरंत ले आए, पैसा लगाया है, तुरंत हमारा पैसा वापस आए। तो इसलिए मुझे डबिंग करनी थी। डबिंग के इतने पैसे मिलने थे। अनुवादक भी साथ में जाते हैं, 15 भाषाओं के अनुवादक भी जा रहे हैं, क्योंकि कहीं कुछ हो गया तो तुरंत जो है। तो ये जो
मीडिया और फिल्म का जो विस्तार है, जो बढ़ता हुआ मनोरंजन उद्योग है, इस मनोरंजन उद्योग ने हिंदी को, लोग कहते हैं हिंदी को बढ़ाया है, मैं इसको उल्टा कहती हूँ कि मीडिया उद्योग ने हिंदी को नहीं बढ़ाया, हिंदी की शक्ति और सामर्थ्य से मीडिया उद्योग बढ़ रहा है। इसलिए आप लोग आश्वस्त रहें, आपके जीवन को सशक्त बनाने में और अपने देश को सशक्त बनाने में हिंदी का बहुत बड़ा योगदान है। हम विकसित भारत का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं 2047 तक, और विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में आपकी भाषा का, न केवल हिंदी का, हिंदी तो ठीक है क्योंकि सारी उसको जोड़ती है, लेकिन सारी भारतीय भाषाओं का हिंदी का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है, क्योंकि हिंदी ने कभी किसी पर आधिपत्य जमाना नहीं चाहा। हिंदी तो एक ऐसी भाषा है, तमाम भारतीय भाषाओं के साथ गलबहियाँ करके आगे बढ़ रही है, और आगे बढ़ करके वो विश्व में अपनी पताका जो है ऊंचा करेगी। इसी विश्वास के साथ मैं आपके सवाल का जवाब यहाँ समाप्त कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप लोगों ने इतनी दूर से आकर, लंदन से, अरुणाचल से, दिल्ली से, इतने दूर से आकर इतना समय बिताया हमारे यहाँ। आशा करते हैं कि आप यहाँ बैठकर अगले जो कार्यक्रम है उसको देखेंगे, उसका आनंद उठाएंगे। और क्या ये अंतिम में जो आप बता रहे थे वो आपके छोटे सुपुत्र थे? बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रवंशी जी, सच आपके हवाले बहुत बहुत बधाई। और हिंदी की मान और शान को बढ़ाने में आपका, आपके परिवार का और आप जैसे विदेशी महिलाओं का जो योगदान रहा है, उसके लिए श्रीनाथ विश्वविद्यालय आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है अपनी जोरदार तालियों के साथ। और आइए ये पल हम लेते हैं ऐसे विदेशियों को सम्मानित करने का और सम्मानित कर खुद को गर्वान्वित करने का। मैं चाहूँगा कि कुलाधिपति महोदय भी मंच पर पधारें और हमारे साथ श्रीनाथ विश्वविद्यालय के एक बहुत ही प्रखर विद्वान प्रोफेसर भुवेश कुमार जी हैं। मैं प्रोफेसर भुवेश कुमार जी से भी आग्रह करूंगा कि वो मंच पर पधारेंगे, प्रोफेसर भुवेश कुमार जी। और पूरे मंच को मैं बताना चाहूँगा, पूरे मंच को मैं बताना चाहूँगा कि प्रोफेसर भुवेश कुमार जी के द्वारा लिखित 2 पुस्तक, क्लाइमेटोलॉजी एंड आवर सराउंडिंग वॉल्यूम 2 और दूसरी पुस्तक हायर एजुकेशन इन इंडिया पोस्ट NEP 2020 एक्सपेंशन क्वालिटी एंड एक्सेलेंस, ये 2 पुस्तकें हैं जो प्रोफेसर भुवेश कुमार जी के द्वारा लिखी गई हैं। और इन दोनों पुस्तकों का विमोचन मैं निवेदन करूंगा सुश्री दिव्या माथुर जी से, प्रोफेसर कुमुद शर्मा जी, प्रोफेसर मोरजुम लोई जी और कुलाधिपति महोदय और आदरणीय कौशिक मिश्रा जी। और भुवेश सर से भी मैं निवेदन करूंगा इस गौरवशाली पल में आप हमारे साथ रहें। प्रोफेसर भुवेश कुमार द्वारा लिखित 2 पुस्तकें और दोनों पुस्तकों का विमोचन हमारे विशिष्ट अतिथियों के द्वारा आपकी जोरदार तालियों के साथ। म्यूजिक म्यूजिक क्लाइमेटोलॉजी एंड आवर सराउंडिंग वॉल्यूम 2 जिसका विमोचन हुआ, और प्रोफेसर भुवेश कुमार द्वारा ही लिखित हायर एजुकेशन इन इंडिया पोस्ट NEP 2020 एक्सपेंशन क्वालिटी एंड एक्सेलेंस, ये 2 पुस्तकें जो आप सभी छात्र छात्राओं के भावी भविष्य के निर्माण में सहायक होगी। ऐसी शुभकामनाओं सहित प्रोफेसर भुवेश कुमार जी को बहुत बहुत आभार, बधाई और धन्यवाद। पहली पुस्तक और उसके बाद दूसरी पुस्तक का साथ ही साथ विमोचन।
बहुत धन्यवाद, आभार। श्रद्धा और सम्मान स्वरूप झारखंड का ये अंगवस्त्र झारखंड की पहचान मुकम्मल करती छऊ लोक नृत्य का ये मुखौटा जो झारखंड की पहचान विश्व स्तरीय पर बुलंद करती है, और साथ में श्रीनाथ यूनिवर्सिटी के इस 8वें अंतर्राष्ट्रीय हिंदी महासम्मेलन की पूरी विवरणिका। फाइन आर्ट्स के बच्चों द्वारा तैयार किया गया ये पोर्ट्रेट एक सुखद अनुभूति और यादों के साथ निवेदित है सुश्री दिव्या माथुर जी के। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर कुमुद शर्मा जी को स्मृति चिन्ह 8वें अंतर्राष्ट्रीय हिंदी महासम्मेलन के लिए, श्रद्धा और सम्मान स्वरूप झारखंड का ये अंगवस्त्र। और झारखंडी पहचान की दस्तक छऊ का ये मुखौटा जो विश्व धरोहर में शामिल छऊ का ये लोक नृत्य, और साथ में इस यादगार 3 दिवसीय कार्यक्रम की पूरी स्मारिका श्रीनाथ विश्वविद्यालय के फाइन आर्ट्स के बच्चों के द्वारा ये जीवंत चित्र प्रोफेसर कुमुद शर्मा जी को समर्पित। तालियां हम अपनी निवेदित कर सकते हैं। और विशेषकर अरुणाचल प्रदेश से हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा से एक अनुपम रिश्ता जोड़ने वाली हिंदी विभाग शासकीय महाविद्यालय से पधारी प्रोफेसर मोरजुम लोई जी। कुलाधिपति महोदय से निवेदन, प्रोफेसर मोरजुम लोई को स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। और यह स्मृति आजीवन प्रोफेसर मोरजुम लोई के लिए, जहां श्रद्धा और सम्मान स्वरूप झारखंड का ये अंगवस्त्र झारखंड की झारखंडी पहचान विश्व स्तर पर कराती झारखंडी छऊ नृत्य के लिए जानी जाने वाली ये मुखौटा, और साथ में फाइन आर्ट्स के बच्चों द्वारा तैयार किया गया पोर्ट्रेट, सजीव चित्रण और स्मारिका पत्र। और एक बार पुनः हमारे तीनों मेहमानों के लिए जोरदार तालियों का प्रणाम, और साथ में निवेदन दर्शक दीर्घा में स्थान ग्रहण करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।